हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अजय सिंह एकेडमी। तो जैसा हम बात कर रहे थे क्लास 12 के रिजल्ट की रिगार्डिंग, तो क्लास 12 के रिजल्ट रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई की पॉलिसी आ गई है उसके लिए कि आप कैसे मार्क्स को टैप कैलकुलेट करेंगे, क्या उसके अंदर क्राइटेरिया होंगे, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से दिया गया है। आप अगर इस पॉलिसी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सीबीएसई साइट को ओपन करें, cbse.gov.in, सीबीएसई न्यूज, और इस साइट्स के अंदर में आप इस टेबुलेशन पॉलिसी को यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा टेबुलेशन पॉलिसी आपको दिखाई देगा। अब है सवाल कि हम इस टेबुलेशन पॉलिसी को जरा स्टडी करते हैं और समझते हैं कि टेबुलेशन पॉलिसी में हमारे लिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा, ये आज के डेट में पब्लिश की गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास से इंडिया सिविल नंबर इसके इन मैटर ऑफ ममता शर्मा वर्सेस सीबीएसई में ये पॉलिसी इशू की गई है आपके सामने। पॉलिसी बनाते समय जो इसका बैकग्राउंड था वो ये था कि भाई पेंडेमिक के कारण काफी सारे डिस्टर्बेंस हो रहे थे, तो सीबीएसई इस कंडीशन में थी नहीं। सिचुएशन ऐसा था नहीं कि क्लास 12 के एग्जाम हो सके, तो इसलिए डेटेड 1 जून 2021 के डेट में इस सर्कुलर नंबर सीबीएसई सी एग्जाम 2021 के मार्फत इसको कैंसिल कर दिया गया। अब है कि भाई अब सीबीएसई के पास चैलेंज ये है कि एक फेयर रिजल्ट कैसे बनाया जाए, बच्चों को एक अच्छा रिजल्ट कैसे दिया जाए इस पैंडेमिक टाइम में भी। तो ये एक चैलेंजेस था सीबीएसई के लिए कि एक रिलायबल और वैलिड रिजल्ट्स कैसे डिक्लेयर किया जाए। तो अब सीबीएसई के पास चैलेंज ये है कि थ्योरी एग्जामिनेशंस का इवैल्यूएशन कैसे किया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का इवैल्यूएशन तो हम लोगों ने क्लास 12 का कर ही लिया है और कुछ लोग कर रहे हैं ऑनलाइन मोड से भी, और वो मार्क्स हमें अपलोड करने हैं अलग से सेपरेटली। अब आती है कि ये नोटिस किया गया कि क्लास 12 के जो 2021 सेशन में एग्जाम हुए थे, तो कई सारे स्कूलों ने अपने एग्जाम कंडक्ट कराए, और जो भी उन्होंने एग्जाम यूनिट टेस्ट, मिड टेस्ट या प्री बोर्ड कराए होंगे वो मोस्टली उनका क्या था, ऑनलाइन मोड में कराए गए थे। कुछ फॉर सम स्टूडेंट्स एकेडमिक ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग असेसमेंट्स वेयर एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द, आप कह सकते हैं कि भाई उनके पास गैजेट्स नहीं हो रहा होगा और इसलिए भी हो सकता है कि वो एग्जाम नहीं दे पाए होंगे ठीक से। मे बी पॉसिबल्स है कि भाई डिवाइसेज और कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं था इसलिए वो एग्जाम नहीं भी दे पाए होंगे, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो सीबीएसई इस बात को मान रही है कि जो आपने ऑनलाइन एग्जाम कराए, हो सकता है वो ऑनलाइन एग्जाम सभी स्टूडेंट ने नहीं दिया था। तो अब सीबीएसई के पास था कि भाई उसके पास क्या तरीका है ताकि वो प्रॉपर रिजल्ट तैयार कर सके। तो उन्होंने टोटल 3 एलिमेंट्स को इंक्लूड किया इस रिजल्ट के प्रोसेस में। सबसे पहला एलिमेंट है क्लास 12। द फर्स्ट एलिमेंट इज द क्लास 12 जिसका कि आपको रिजल्ट बनाना है, और जो बेस्ट होगा यूनिट टेस्ट, मिड टर्म टेस्ट और प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस जो आपके स्कूल के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ होगा, कुछ लोग घर से बैठ के एग्जाम दिए थे, तो कई तरह के माहौल थे यहाँ पे, है ना। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को वो एक्सेस कर सकते थे, वो इंटरनेट से देख के एग्जाम दे सकते थे। तो फर्स्ट द रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम हेल्ड दिस ईयर में नॉट ट्रूली रिफ्लेक्ट। तो सीबीएसई ये मानती है कि भाई जो इस बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ, पॉसिबल है कि उस एग्जाम में बच्चों ने ईमानदारी से एग्जाम नहीं दिया होगा। सेकंड, दिस एग्जामिनेशंस नॉट बीइंग बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब ये किसी बोर्ड का एग्जाम नहीं था। तो सीबीएसई इसको स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती है? क्योंकि हर एक स्कूल के क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग हो सकता है, उसके बेसिस पे होगा ही, ये कहने की जरूरत है नहीं। तो अब इन सारे कंसर्न्स को देखते हुए, इन सारे कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए क्लास 12 का जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट था उसको सप्लीमेंट्री की जरूरत थी, मतलब उसको एक अलग से मेडिसिन की जरूरत थी ताकि इसको स्टैंडर्डाइज बनाया जा सके। और स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्स को लेने थे जो प्री कोविड टाइम हुए होंगे। तो उस केस में सीबीएसई इस कंक्लूजन पे पहुंची कि भाई एलिमेंट 2 यानी कि क्लास 10th के एग्जाम को देखा जाए। और क्योंकि क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम सीबीएसई ने कराए थे और ये काफी अच्छे माहौल में एग्जाम हुआ भी था, तो यहां बच्चों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा होगा, बच्चों ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए होंगे। हैं, ये अलग बात है कि क्लास 10th के एग्जाम देते समय बच्चा ये सोच के एग्जाम नहीं दे रहा होता है कि वो 11th और 12th में साइंस लेके पढ़ेगा, मेडिकल लेके पढ़ेगा, नॉन मेडिकल होगा, कॉमर्स होगा, ह्यूमैनिटीज होगा, ये सब्जेक्ट लेगा। ऐसा कुछ नहीं, वहां इक्वली साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सब पे बच्चों का ध्यान रहता है, ठीक है। बट एक चीज था कि क्लास 10th का जो एग्जाम हुआ था वो बोर्ड ने कंडक्ट कराया था, वो बोर्ड के थ्रू कंडक्ट कराया गया एग्जाम था। तो यहां पे ये चीज आई कि भाई बच्चा 12th में और 11th में क्या सब्जेक्ट लेगा उसका कोई डिसीजन नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भाई टोटल 5 सब्जेक्ट में से 3 जो मेन सब्जेक्ट होंगे जिसमें बच्चे का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, 3 बेस्ट परफॉर्मेंस वाले सब्जेक्ट को ये काउंट करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। 3 बेस्ट सब्जेक्ट का क्या निकालेंगे? एवरेज।
एवरेज ऑफ 3 बेस्ट सब्जेक्ट, एवरेज ऑफ 3 बेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि जिसमें बच्चे का अच्छा परफॉर्मेंस होगा वो एवरेज लिया जाएगा। अब यहां पे जब एवरेज लिया जाएगा तो ये जो एवरेज होगा वो सेम वेटेज में अप्लाई हो जाएगा सभी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि एवरेज मान लो बच्चे का मैथ, हिंदी और साइंस में अच्छा परफॉर्मेंस है बच्चे का, सपोज करते हैं, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस है तो उसको आप मैथ्स तो चलो ठीक है जस्टिफाई हो जाएगा मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले बच्चों को कैसे करेंगे हम, है ना। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, जो आपका 3 बेस्ट सब्जेक्ट है वो इक्वल वेटेज के साथ सभी सब्जेक्ट के साथ इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब वो हिस्ट्री के मार्क्स में भी इंक्लूड होगा, वो मैथ्स के लिए भी इंक्लूड हो सकता है, वो बायोलॉजी के लिए भी इंक्लूड हो सकता है। तो ये चीज उन्होंने यहां पे कहा है। First, the students' ability may be evolved since they have when the class 10th board exam were held. And second, the best 3 subjects in the class may not coincide with the subject being taught and assessed in class 12. तो इसलिए ये कंसेप्ट रखा गया। अब तीसरा एलिमेंट आया, तीसरा एलिमेंट लिया गया क्लास 11th को, तीसरा एलिमेंट लिया गया क्लास 11th को। इसके पीछे सीबीएसई का क्या लॉजिक है कि क्लास 11th और 12th जो है वो एंटायर एक सिलेबस जैसा माना जाता है। इसको 2 पार्ट में बांटा गया कि 11th और 12th का, ठीक है। और क्लास 11th का जो असेसमेंट हुआ था वो भी 1 साल पहले हुआ था, और 1 साल पहले हमारा पैंडेमिक उस टाइम नहीं था, मतलब 17-18 मार्च के बाद स्कूल बंद होने शुरू हुए थे, तो उतना पैंडेमिक उस टाइम नहीं था और शायद बच्चों का एग्जाम हो भी गया होगा। Appeared in the class 11 conducted in the year 1920, और ये नॉर्मली ऑफलाइन मोड में हुआ होगा। तो इन्होंने ये मान लिया कि 2 एग्जाम हैं, एक तो क्लास 10th और एक क्लास 11th, ये दोनों ऑफलाइन मोड में हुए हैं, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, सुपरवाइजेशन, सारा चीज स्कूल के अंदर हुआ गया था, प्रॉपर तरीके से एग्जाम किया गया। तो लग रहा है कि भाई चलो ये एक स्टैंडर्ड तरीके से एग्जाम हुआ है तो हम इसको काउंट करेंगे, इसलिए इन्होंने क्लास 11th को भी ले लिया, ठीक है। अब क्लास 11th और 10th, अब हमने ये समझ लिया कि हमारे पास क्या क्या क्लासेस हैं, तो ठीक है। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई कि भाई 10th 12th का क्यों 12th को नहीं रखा गया, सिर्फ 10th और मतलब क्यों 10th और 11th को ऐड किया गया, ये बात हमारी समझ में आ गई। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला सीबीएसई का कि भाई क्लास 12th के रिजल्ट को बनाते समय हम बच्चे का परफॉर्मेंस, उसके स्कूल बेस्ड परफॉर्मेंस जो है इन क्लास 12th एंड क्लास 11th एग्जाम एज वेल एज बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम, ये रखा गया विथ डुली मॉडरेटेड एज पर द पॉलिसी। तो ये फाइनल कंक्लूजन हुआ। अब बच्चे का प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट जो है वो स्कूल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है या कंप्लीट होने के कगार पे है, कई लोग इस प्रोसेस में हैं और असेसमेंट हो रही है, असेसमेंट चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसीड्यूर फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स क्या रहेगा, अब जरा इसको समझते हैं कि आखिर पूरा का पूरा प्रोसेस होगा क्या, जरा सा इसको देख लेते हैं। तो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इन क्लास 12th एग्जामिनेशन, बाइफिकेशन ऑफ मार्क्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल असेसमेंट, तो थ्योरी मार्क्स जो है अलग अलग सब्जेक्ट में, अगर उसका 80 मार्क्स का थ्योरी है तो 20 मार्क्स का या तो प्रैक्टिकल हुआ होगा या इंटरनल असेसमेंट हुआ होगा। 70 मार्क्स का थ्योरी है तो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हुआ होगा, 60 का थ्योरी है तो 40 का प्रैक्टिकल हुआ होगा, या तो 50-50 होगा या 30 और 70 का रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज इनका है। अब स्टूडेंट जो है आउट ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स पे एसेस किए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट में एज पर द पॉलिसी ऑफ सीबीएसई 20, 30, 40, 50, 70, 80, 70, तो इसके हिसाब से वो 100 पे ही होगा। प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट मार्क्स जो है वो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से चल रहा है और उसका जो लास्ट डेट है वो 30 जून है। जब तक 28 जून स्कूल शुड अपलोड द प्रैक्टिकल असेसमेंट बाय 28 जून, 28 जून तक सारे स्कूल को अपलोड कर देनी होगी, जिन्होंने नहीं किया होगा बहुत लोगों ने कर लिया। अब यहां पे क्या है कि ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन असेसमेंट ऑफ थ्योरी पोर्शन, प्रैक्टिकल का तो हो गया, तो प्रैक्टिकल का तो समस्या ही खत्म हो गया कि भाई प्रैक्टिकल जितने नंबर का था उतने नंबर का प्रैक्टिकल 20, 30, ओके 50 और 70, ये जो भी प्रैक्टिकल हुआ होगा ये तो हो गया। 40 का भी प्रैक्टिकल होता है, तो ये प्रैक्टिकल का हो गया, ठीक है। अब ये थ्योरी के जो मार्क्स हैं इसके मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, तो यहां पे कहा जा रहा है कि क्लास 12th के जो यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड, इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, जो भी करना हो, उसका वेटेज 50% देना है। और ये ध्यान रखिएगा ये थ्योरी का मार्क्स है, इट्स अ ओनली थ्योरी। यहां पे मार्क्स बेस्ड ऑन द थ्योरी कंपोनेंट ऑफ फाइनल। अब देखो यहां भी कह रहा है कि थ्योरी कंपोनेंट की बात की जा रही है, ये प्रैक्टिकल को कह रहा है कि प्रैक्टिकल तो सबसे पहले आप साइड कर दीजिए, सिर्फ थ्योरी की बात कीजिए।
उसका वेटेज यहां पे भी 30% दिया जाएगा। तो यहां भी थ्योरी हो गया। और यहां पे जो है सो थ्योरी कंपोनेंट, क्यों ये थ्योरी कंपोनेंट क्यों लिया गया यहां पे? क्योंकि थ्योरी का एग्जाम बोर्ड खुद करवाती है। बोर्ड 80 नंबर का एग्जाम करती है 10th में, और 20 नंबर हम अपलोड करते हैं। तो ये भी थ्योरी का ही है, और 30% हो गया। ठीक है। द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल क्लास 12, ये एक्चुअल क्लास का जो है वो अपलोड किया जा रहा है स्कूल के द्वारा सीबीएसई पोर्टल पे। एंड टोटल मार्क्स अवॉर्डेड शुड बी कॉन्सोनेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल। अब यहां पे आ गया कि भाई जो मार्क्स मिलेगा उसका कोई रेंज होगा, कोई क्राइटेरिया होगा। तो कहा गया कि पास्ट परफॉर्मेंस की भी बात की जाएगी यहां पे। अब एक बार समझते हैं कि असेसमेंट और इस कंपोनेंट्स क्या है थ्योरी मार्क्स में। अगर 80 नंबर का थ्योरी पेपर है तो क्लास 10th का जो उसका बेस्ट निकला था, एवरेज ऑफ 3 सब्जेक्ट का जो निकला था आउट ऑफ इन अ थ्योरी मार्क्स, उसको 80 का 30% कर दिया जाएगा। क्लास 11th का भी 80 का 30% हो जाएगा, और क्लास 12th का 80 का 40% हो जाएगा। प्रैक्टिकल असेसमेंट उसका 20 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से 24 24 और ये 32 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और इस तरह से बच्चों के नंबर लग जाएंगे टोटल। समझ गए बात को? तो थ्योरी का यहां पे 40% निकाला गया है, प्रैक्टिकल अलग से है, ये ध्यान रखिएगा। अगर सब्जेक्ट 70 नंबर का है तो 10th में से 21 नंबर मिलेगा। अगर बच्चे का 100% स्कोर हो रहा है तो 11th में से 21 नंबर मिलेगा, और 12th में 28 नंबर मिलेगा, और प्रैक्टिकल 30 नंबर का हो जाएगा। और इस तरीके से ये आपका देख लीजिए 21 21 42 और 58 100 हो जाता है। इस तरह से अगर 60 नंबर का होगा तो 30 में 18 नंबर मिलेंगे उसको दोनों ही जगह पे, और 40 में 24 मिलेंगे, और उसका प्रैक्टिकल के 40 नंबर हो गए तो इस तरह से उसके 64 18 18। तो ये नंबर इस तरह से कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? अब थ्योरी मार्क्स को कंप्यूट करते समय क्लास 12 थ्योरी मार्क्स जो है ये बेस्ट होगा परफॉर्मेंस पे, एक या एक से अधिक यूनिट टेस्ट, मिड टेस्ट, प्री बोर्ड टेस्ट, और ये जो रिजल्ट कमेटी होगी उसके थ्रू डिसाइड किया जाएगा कि वो किसको वेटेज देना चाहते हैं। वो चाहे तो सिर्फ प्री बोर्ड के बेसिस पे भी रिजल्ट बना सकते हैं, या इन सारे एग्जाम का एवरेज निकाल के भी वो काम कर सकते हैं। तो कहता है कि देयर मे बी डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ द मोड ऑफ कंडक्ट एग्जामिनेशंस। तो कहीं जगह पे यहाँ पे हो सकता है कि यूनिट टेस्ट, मिड टर्म आर कंसर्न ड्यूरिंग द सेशन, दिस फॉलोइंग इज पॉसिबल। आप ऑनलाइन लिए होंगे, ऑफलाइन लिए होंगे, सम स्टूडेंट्स अपीयर नहीं भी होंगे एग्जामिनेशंस में, तो ये सारे सिचुएशंस आ सकते हैं। तो इसके लिए रिजल्ट कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है कि वो डिसाइड करेंगे कि क्या लेना है, मिड टर्म है ना, मिड टर्म लेना है या यूनिट टेस्ट भी लेना है, या फिर प्री बोर्ड के मार्क्स पे ही। तो जो भी उनका फाइनल डिसीजन होगा वो कमेटी डिसाइड करेगी, कमेटी स्कूल में बनाई जाएगी उसके लिए। तो इन सारे काम के लिए कमेटी रेस्पॉन्सिबल है किसी भी तरह के डिसीजंस को लेने के लिए, और जो भी डिसीजन कमेटी लेगी उसके अगेंस्ट उसको रेशनल डॉक्यूमेंट्स में वो सारे इंफॉर्मेशन फिलअप करने पड़ेंगे कि क्यों आप अलग अलग एग्जाम ले रहे हैं, क्या वेटेज है, द रीजन फॉर गिवन वेटेज फॉर द गिवन दिस, और वेयर स्टूडेंट्स हैव नॉट अपीयर्ड इन नन ऑफ द टेस्ट एग्जाम। तो उसका असेसमेंट, जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, ये कमेटी करेगी, स्कूल नहीं करेगी। तो कमेटी शुड इन ऑल केसेस क्लियरली रिकॉर्ड ऑल द इट्स डिसीजन, और उसको रेशनल डॉक्यूमेंट्स में विथ रीजन उसको लिखना पड़ेगा। क्लास 11th का थ्योरी मार्क्स जो है शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ ईयर एंड फाइनल थ्योरी एग्जामिनेशंस। मतलब जो ईयर इन मतलब जो आपका एनुअल एग्जाम हुआ था उसका आपको सिर्फ थ्योरी मार्क्स कैलकुलेट करना, उसके बेसिस पे लेना है। और क्लास 10th का जो बोर्ड आपको डेटा प्रोवाइड करेगी वो आपको उसके डेटा पे काम करना है। तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट का जो डेटा है बोर्ड आपको प्रोवाइड कर देगी, है ना। तो जब आप क्लास 10th का रिजल्ट बना रहे होंगे तो 10th के मार्क्स आपको डालने की जरूरत नहीं है, बोर्ड खुद से ही दे देगी। हाँ, लेकिन अगर स्टूडेंट्स कोई अदर बोर्ड का है तो ऐसे केस में वो इंफॉर्मेशन स्कूल को अवेलेबल कराना पड़ेगा बोर्ड को, क्योंकि स्कूल के पास बच्चे ने रिपोर्ट कार्ड अपना सबमिट किया होगा तो उसके साथ वो अवेलेबल कराएंगे। रिजल्ट की कमेटी जो है, रिजल्ट कमेटी वो हर एक स्कूल में बनाई जाएगी जहां पे टोटल 5 मेंबर्स होंगे। पहला तो प्रिंसिपल्स होंगे या चेयरपर्सन हो स्कूल के लिए, 2 सीनियर मोस्ट टीचर्स होंगे जो क्लास 12 को पढ़ाते हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, और 2 टीचर्स बगल वाले स्कूल के हो सकते हैं बट एक्सचेंज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, वो 12th क्लास को टीच करते हो। रिजल्ट कमेटी आईटी टीचर्स को भी अपने साथ रख सकती है फुल टाइम के लिए, क्योंकि मार्क्स को अपलोड करने के लिए, और यहां आईटी टीचर को भी पैसे दिए जाएंगे इस बार। सब्जेक्ट टीचर जो हैं उनको भी इनवाइट्स के तौर पे आप बुला सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा आप कर सकते हैं। तो कमेटी के बारे में जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन में एनेक्सर 1 में दिया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। कमेटी को ऑनर में मतलब पैसे कितने मिलेंगे तो इस चीज को देख लीजिए, जहां पे फिक्स ऑनर 2500 एक्सटर्नल कमेटी मेंबर्स को दिया जाएगा, और जो भी इंटरनल कमेटी मेंबर्स और आईटी टीचर्स होंगे उनको 1500 रुपया दिया जाएगा। ठीक है। सीबीएसई विल मेक अवेलेबल एन ऑनलाइन मॉड्यूल टू क्लेम द, इसके लिए ऑनलाइन मॉड्यूल होगी जहां पे आपको क्लेम फिलअप करना है, विच विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ द कमेटी मेंबर्स। जो अकाउंट कमेटी
मेंबर्स के अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा। अब आती है बात असेसमेंट्स एंड मॉडरेशन, असेसमेंट मॉडरेशन ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12 कंपोनेंट। जैसा कि है कि एज मार्क्स ऑफ द क्लास 11-12 कंपोनेंट अवॉर्डेड स्कूल लेवल, तो ये they will strictly not be comparable across schools due to variations in quality of question paper। तो सभी के एक जैसे नहीं हो सकते हैं, उनके एवेल्यूशन स्टैंडर्ड प्रोसेस ये सारे चीज अलग अलग होंगे, कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स अलग अलग होंगे, तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता है। तो therefore to ensure the standardization, its schools will have to internally moderate the marks to account for the school level variation by using the reliable reference year। मतलब जो आपको रेफरेंस स्टैंडर्ड्स दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने मार्क्स को अप एंड डाउन करने की परमिशन दी जा रही है, आप मॉडरेट कर सकते हैं। Total theory marks for each students by adding the marks for class 10th, 11th and 12th as per the weightage of each class. Thereafter, based on the total marks, moderation shall be carried out by the school in class 11th and class 12th। जो क्लास 11th और 12th के मार्क्स में है उसको आप अप एंड डाउन करके उसमें मॉडरेट करके आप अपने रिजल्ट्स को फेयर बना सकते हैं, जो भी ट्रांसपेरेंट मैनर बाय द रिजल्ट कमेटी, क्योंकि आपको रेफरेंस ईयर दिया जाएगा उसके बेसिस पे ही आपको मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। क्लास 10th का मार्क्स ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज है, तो यहां पे कोई स्केलिंग नहीं होगा। क्लास 10th के मार्क्स में आप किसी तरह का छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई डेटा आपको पहले से ही प्रोवाइड करेगी। अभी आगे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल जो है वो बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस प्रीवियस 3 साल में जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है उसको लिया जाएगा। अगर मान लीजिए 17-18 में 72% है, 18-19 में 74% है, 90-20 में 71% है, तो स्कूल यूथ सब्जेक्ट वाइज एवरेज ऑफ 1890 आपको दिया जाएगा, क्योंकि यहां पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा था। ठीक है, हाईएस्ट फॉर द मॉडरेशन सेलेक्टेड ईयर विल बी द रेफरेंस ईयर। तो 18-19 क्या हो गया हमारे लिए, रेफरेंस ईयर हो गया। द स्कूल विल हैव टू फॉलो द बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ठीक है, विच विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसिफिक ईयर ऑफ द स्कूल। अब यहां पे भी क्या क्या कहा जा रहा है, यहां पे ये कहा जा रहा है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एसेस जो होगा स्कूल का 2021 का शुड बी विद इन रेंज ऑफ द +-5 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द स्कूल इन द सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ईयर। मतलब सब्जेक्ट के बेसिस पे +-5 का आपको ऑप्शन दिया गया है कि 5% अप एंड डाउन आप कर लीजिएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, हाउएवर ओवरऑल एवरेज मार्क्स ऑफ द स्कूल असेसमेंट 2021 फॉर ऑल द सब्जेक्ट शुड नॉट एक्सीड द ओवरऑल एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्कूल बाय 2 मार्क्स इन स्पेसिफिक रेफरेंस ईयर। मतलब 2 मार्क्स से ज्यादा का अप एंड डाउन आप नहीं दिखा सकते हैं। इन केस ऑफ डेटा फॉर द स्कूल ओनली 2 years अवेलेबल, तो वो 2 साल का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो उसके बेसिस पे आपको काम करना है, और अगर डेटा 1 ही साल का है तो उस 1 साल के डेटा के बेसिस पे ही आपको काम करना है। अगर ऐसा स्टूडेंट है वेयर द स्टूडेंट्स आर अपियरिंग क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम, तो कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, तो ऐसे केस में बोर्ड आपको हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड करेगी व्हिच डू नॉट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। स्कूल्स विल शोन द डेटा देयर कैटेगरी इंडिपेंडेंस केवी जेएनवी डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल एवरेज ऑफ लास्ट 3 years परफॉर्मेंस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। स्कूल्स व्हिच बिलोंग्स टू द स्पेसिफिक ग्रुप, अगर किसी खास ग्रुप के में आप हैं, अगर आप मान लीजिए इनमें से किसी ग्रुप में नहीं है, तो बोर्ड आपको प्रोवाइड करेगी वहां पे सोन डेटा ऑफ द देयर ग्रुप स्कूल्स एट द डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल एवरेज के हिसाब से आपको 3 साल का बोर्ड परफॉर्मेंस बताया जाएगा। अगर बोर्ड किसी दूसरे बोर्ड से स्विच ओवर, कोई स्कूल दूसरे बोर्ड से स्विच ओवर की है सीबीएसई बोर्ड में, तो विल आल्सो हैव टू ऑप्शन टू देयर परफॉर्मेंस टू रेस्पेक्टिव बोर्ड्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब वो अपने प्रीवियस जो बोर्ड थे उसके भी प्रीवियस ईयर के मार्क्स बेस पे कर सकते हैं, लेकिन आपको सीबीएसई से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी स्कूल के पास 10 या 10 से कम बच्चे हैं, तो ऐसा इस केस में ऑल सच केसेस देयर इज नो नीड टू फॉलो द स्ट्रिक्ट सब्जेक्ट वाइज एवरेज इन दिस सब्जेक्ट। तो उस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट एवरेज स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, इसकी कोई जरूरत कंपलसरी नहीं है। स्कूल विल ओनली अडेयर टू ओवरऑल एवरेज विथ ऑल द सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर। बस आपको ध्यान रखना है कि ओवरऑल सब्जेक्ट्स आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स बाय द स्कूल सब्जेक्ट इन द प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन हैव बीन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल मॉडरेशन एज दिस इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल, दस ए रीजनेबल, रिलायबल, अनबैस्ड एंड फेयर। तो जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन मतलब प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन का जो मार्क्स है वो इंटरनल मॉडरेशन के लिए एक रेफरेंस के लिए आपको दिया जा रहा है। द बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स बाय द स्कूल इन द स्पेसिफिक ईयर सब्जेक्ट वाइज विल बी मेड अवेलेबल टू द स्कूल बाय बोर्ड। तो एनेक्सस 3 में आपको बताया जाएगा, लॉगिन अकाउंट में आपको वो सारा इंफॉर्मेशन डेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक बार रिजल्ट कमेटी फाइनलाइज हो जाती है, वो डिसाइड कर लेती है कि क्या एग्जाम रहेगा, किस तरीके से मार्क्स होगा, क्या इंडिकेशंस रहेगा जो डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, एक रफली आइडिया तैयार कर लेती है। तो उसके बाद स्कूल सब्जेक्ट वाइज ओवरऑल स्कूल शुड बी विद इन द लिमिट्स, मतलब जो लिमिट्स है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये कह रही है सीबीएसई।
टू फैसिलिटेट दिस एंड मेक इट इजी फॉर द स्कूल, सीबीएसई आपको एक ऑनलाइन सिस्टम प्रोवाइड करेगी जहां पे आप अपने मार्क्स को अपलोड करेंगे। सीबीएसई वहां पे चेक करेगी, मिसमैच होगा सीबीएसई आपको इन्फॉर्म कर देगी, मैसेज दे देगी, आप उसमें फिर चेंज कर सकते हैं। एंड ऑब्जेक्शंस क्राइटेरिया शुड आल्सो बी डॉक्यूमेंटेड इन द रेशनल डॉक्यूमेंट, और जो भी आपके पास आता है इन्फॉर्मेशन उसको रेशनल डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करना है। बिल्ट इन चेक्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स एज वेल एज सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क्स विल बी अवेलेबल इन अ ऑनलाइन सिस्टम। ठीक है, तो ये ऑनलाइन सिस्टम में ये सारा चेक इन्स अवेलेबल रहेगा। और स्कूल बेस्ड असेसमेंट आर कंसिस्टेंट विद द बोर्ड पॉलिसी एंड डायरेक्टिव्स, मतलब आपको उसकी पॉलिसी के हिसाब से मार्क्स कैलकुलेट करना है। मार्क्स आर नॉट कंसिस्टेंट विद द बोर्ड पॉलिसी, स्कूल बी नॉट एबल टू अपलोड द मार्क्स ऑन द बोर्ड पोर्टल। ठीक है, तो अगर आपका मार्क्स प्रॉपर नहीं है तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, आपके सामने ये भी समस्या आने वाली है। That the school principals and teachers are best placed to assess the students, मतलब स्कूल बोर्ड ये मानती है कि प्रिंसिपल्स और टीचर्स जो हैं वो अच्छे से स्टूडेंट्स को असेस करेंगे उसके इंटरनल टेस्ट एग्जाम के थ्रू, टू प्रोवाइड अ फेयर एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड हैव बीन गिवन द ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू डू दैट। However, to take care in the variation school level evaluation process, there is need to standardize the score across school through a process of moderations, मतलब इसीलिए आपको मॉडरेशन दिखता है ताकि आप एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो मार्क्स का। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि भाई हम अपने सारे बच्चों को टॉप करा देंगे, तो ऐसा कुछ यहाँ पे होने की जरूरत यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। अब आती है बात कि अगर 5 से अधिक सब्जेक्ट हैं तब आप क्या करोगे। तो 5 अधिक सब्जेक्ट में जो मीन मार्क्स ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स होगा वो मार्क्स आप उसको अलाउ करोगे 5वें वाले सब्जेक्ट में। ठीक है, अगर कोई न्यू सब्जेक्ट आपके पास आया हुआ है जिसका पहली बार एग्जाम हो रहा है तो उसका भी केस जो होगा बेस्ट 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे उसको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, न्यू सब्जेक्ट के लिए भी हो गया। अगर किस बच्चे ने किसी तरह का सब्जेक्ट चेंज किया है क्लास 11th टू क्लास 12th में, अगर एनी सब्जेक्ट चेंज हो रहा है क्लास 12th में अगर सीबीएसई के अप्रूवल के साथ विद द अप्रूवल ऑफ सीबीएसई, तो while recording the assessment in the subject in class 11, assessment shall be done by the awarding average of best 3, वो best 3 सब्जेक्ट का देना है और उसी सब्जेक्ट को मेंशन करना है क्लास 11th में। ऐसा नहीं कि उसने हिस्ट्री लेके ज्योग्राफी ले लिया तो आप हिस्ट्री दिखाओगे, आपको ज्योग्राफी का ही मार्क्स यहाँ भी दिखाना होगा, ये चीज ध्यान रखना है। क्लास 10th अगर किसी दूसरे बोर्ड से कोई बच्चा पास करता है, अगर 10th है तो उस केस में फैसिलिटेट द टीचर्स कमिटी स्कूल सीबीएस डिसाइडेड टू प्रोवाइड द मार्क्स क्लास 10th इन प्रीफिल्ड मोड। नॉर्मली क्या है कि आपको ये प्रीफिल्ड फॉर्मेट में मिलेगा जो क्लास 10th का अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको क्लास 10th का मार्क्स अपलोड करने का या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अपनी सुविधा के लिए आप कर लीजिए ताकि आप आउट ऑफ 100 देख सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको अपलोड नहीं करनी है। अगर स्टूडेंट्स दूसरे बोर्ड से है तो ऐसे केसेस में स्कूल्स उस बच्चे के मार्क्स को अपलोड करेगा, है ना। स्टूडेंट्स विल अपलोड द मार्क्स ऑफ सच स्टूडेंट्स ऑन द बोर्ड लिंक, आपको लिंक दी जाएगी और वहां पे मार्क्स को अपलोड करना है। सारे रिकॉर्ड्स को, सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है चेयरपर्सन के पास, कमिटी मेंबर है ना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे वो चेयरपर्सन के पास चले जाएंगे, यानी कि प्रिंसिपल के पास। रिकॉर्ड्स के वेरिफिकेशन के लिए सीबीएसई फ्री है, वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकती है, मार्क्स को वेरीफाई कर सकती है, वो टीम बना सकती है, टीम को भेज सकती है। अगेंस्ट है इन केस ऑफ दिस स्टार्ट डिसिप्लिनिंग, अगर किसी तरह का आपने मतलब नॉन कंप्लायंस मतलब आपने कुछ ऐसा किया है तो ऐसे केस में आपके एफिलिएशंस को रद्द किया सकता है, कुछ फाइनल से पेनल्टी लगाई जा सकती है। नॉट टू डिक्लेयर, आपका रिजल्ट नहीं भी डिक्लेयर किया जा सकता है। डेटा जब भी अपलोड हो जाएगा एक बार तो उसे फाइनल माना जाएगा। अगर कैंडिडेट किसी भी एग्जाम में अपियर नहीं होती है, ऐसे केस में स्कूल कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी। कमिटी विल डिसाइड द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ सच स्टूडेंट यूजिंग इंफॉर्मेशन 10th 11th एंड 12th। ठीक है, कैंडिडेट्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के केस में भी स्कूल किसी तरह का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी, वो कमिटी ही डिसाइड करेगी कि उसका रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है वो पैरा रूल 59 एग्जामिनेशन बाय लॉज के तहत की जाएगी। बोर्ड पॉलिसीज फॉर क्वालिफाइंग जो है वो इसी क्राइटेरिया को रखा जाएगा। बच्चा अगर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है तो बच्चे को कंपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ेगा। पॉलिसी ऑफ वेरिफिकेशन फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक, दिस टाइम आपको ये सारी फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है क्योंकि ऑलरेडी ये कॉपी आपको दिखाई जा चुकी है। शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज एनेक्सर 4 में दिया गया है कि किस डेट को क्या प्रोसेस होगा, कहां क्या क्या शेड्यूल रहेगा। सीबीएसई की तरफ से आपको एक वेबिनार देखने को मिल सकता है। वेबिनार सीबीएसई इस पॉलिसी को डिटेल डिस्कस करेगी आपके साथ टाइम टू टाइम। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा सीबीएसई वेबसाइट्स पे, वेबिनार अवेलेबल कराया जाएगा। प्रोवाइड ऑनलाइन डिटेल्स ऑफ स्कूल वाइज रेफरेंस ईयर का आपको ऑनलाइन डिटेल मिलेगा वहां पे। ठीक है, किसी तरह का आपको कोई क्वेरी करनी हो तो आप इस मेल आईडी पे क्वेरी भेज सकते हैं। हेल्प डेस्क अवेलेबल रहेगा सेटअप सीबीएसई
सीबीएसई के थ्रू सेटअप किया जाएगा, जो कमिटी प्रिपरेशन ऑफ द रिजल्ट उनको हेल्प करेगी फ्रॉम 9:30 टू 5 PM के बीच में, ऑल वर्किंग डेज। सपोर्ट इन द फॉर्म सॉफ्टवेयर एट द एंड ऑफ स्कूल शैल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल, मतलब सॉफ्टवेयर के रूप में भी, सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन होगा उसके थ्रू भी आपको हेल्प की जाएगी। कंपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में बताया जा रहा है कि रिजल्ट कंपार्टमेंट विल बी कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन वन सब्जेक्ट, मॉडरेटरीज एंड कंडक्ट कंपार्टमेंट एग्जाम विल बी इंटीमेट लेटर। नॉट सेटिस्फाइड, अगर आप नहीं है सेटिस्फाइड तो कोई बात नहीं, आप एग्जाम दोबारा दे लीजिएगा, आपको ऑप्शंस दिया जाएगा। प्राइवेट पत्राचार और सेकंड चांस कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अभी कोई सर्कुलर नहीं आया, कंडीशन ठीक होती है उनका एग्जाम कराया जाएगा और उनको उस एग्जाम में क्वालिफाई होना पड़ेगा। अब जैसा कि बोर्ड प्रैक्टिस है कि वो मेरिट लिस्ट बनाती है, नो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, तो इस साल कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। स्पेशल केस बोर्ड विल नाइदर डिक्लेयर सब्जेक्ट वाइज 0.1% मेरिट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नॉर इशू द मेरिट सर्टिफिकेट, कोई मेरिट सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगी। डिस्प्यूट रिगार्डिंग द रिजल्ट्स विल बी रेफर्ड टू द कमिटी कंसल्टेड बाय द सीबीएसई, मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो सीबीएसई कमिटी के पास आपको जाना पड़ेगा। डिक्लेयर्स कैंडिडेट आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, सीबीएसई विल प्रोवाइड ऑनलाइन फैसिलिटी for registration for the examination. Examination will be conducted by board only in main subject as when conditions are conductive for holding the examinations. मतलब अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करेगी और वो सिचुएशंस के बेस पे कंडक्ट होगा। तो फाइनली सर्कुलर्स को हमने देखा और इन सारी बातों को समझा कि हमें क्या क्या करना है। अब आते हैं एक बार एनेक्जर्स को देख लेते हैं। जो एनेक्जर 1 है इसमें कमिटी मेंबर्स के बारे में बताया जा रहा है कि कमिटी मेंबर को क्या बनाने की कमिटी, जैसे बता दिया गया 5 मेंबर्स हो सकते हैं, एक प्रिंसिपल्स हो गए, 2 स्कूल के टीचर हो जाएंगे, 2 बाहर के टीचर होंगे। आईटी टीचर को असिस्टेंस के लिए आप रखना है उसमें, ठीक है। ध्यान रखना है सेम मैनेजमेंट का स्कूल नहीं होना चाहिए, एक्सचेंज नहीं होना चाहिए कि आप वहां चले गए वहां से आपके पास आ गए। स्पेशल इनवाइटी आप सब्जेक्ट टीचर को रख सकते हैं और आईटी टीचर्स को रख सकते हैं। सब्जेक्ट आईटी टीचर्स को पैसे दिए जाएंगे, सब्जेक्ट टीचर को पैसे। वार्ड्स ऑफ द कमिटी शुड नॉट बी अपेरेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो कमिटी मेंबर है उसके कोई वार्ड्स कोई एग्जामिनी कैंडिडेट नहीं होनी चाहिए। कमिटी के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं कि किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, कौन क्या करेगा, तो इसको आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, दैट इज बेटर फॉर यू, ठीक है। उसके बाद है रोल्स एंड रिस्पॉन्स चेयरपर्सन ऑफ कमिटी, इनका नट सेल्स में इट इज सोल रिस्पॉन्सिबल कमिटी इज प्रिपेयर द फेयर एंड वाइस रिजल्ट। फाइनली हमें कमिटी का पर्पस एक ही है कि आपको एक जस्टिफाइड रिजल्ट प्रोड्यूस करना है ताकि किसी तरह की कोई आगे जाकर कोई बखेरा ना खड़ा हो जाए किसी बात को लेके, ठीक है। इंटरनल मेंबर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कमिटीज एक्सटर्नल मेंबर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल थिंग्स आर गिवन। आईटी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ इतना ही है कि वो हेल्प करेगा कंप्यूटर रिजल्ट कैलकुलेशंस में और अपलोड करेगा, वो किसी तरह के मार्क्स के ऊपर छेड़खानी नहीं कर सकता है, उसे सिर्फ अपलोड करना है और उनको हेल्प करना है कैलकुलेशन करने में। स्पेशल एमआईटी जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के बारे में स्टडी ग्राउंड फैसिलिटीज ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स तो बताएंगे उनके स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को आते समय कि इसमें क्या है, क्या मॉडरेशन हो सकता है। चेयरपर्सन विल डिस्कस द पॉलिसी, जो है वो डिस्कस करेंगे, ड्राफ्ट रोड मैप बनेगा, सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट ऑफ इच क्लास विल बी डिस्कस, कंसर्न स्पेशल इनवाइटी एंड फाइनलाइज रिजल्ट विल बी क्रॉस चेक बाय द स्पेशल इनवाइटी, मार्क्स विल अपलोडेड विद द हेल्प ऑफ द आईटी टीचर्स एंड सजेस्टिव गाइडलाइन, स्कूल में टेक एक्शन एज पर देयर ग्राउंड सिचुएशन, मतलब ये एक सजेस्टिव गाइडलाइन है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एनेक्सर 2 में आपको रेशनल डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट दे दिया गया, आपको यहाँ पे अपना डिटेल भरना है कि भाई क्या रीजन है क्या नहीं है, तो ये सारे डिटेल आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एनेक्सर 3 में, तो यहाँ पे इंटरनल मॉडरेशन मार्क्स के बारे में आपको बताया जा रहा है कि कहाँ पे क्या मार्क्स रहेगा, कितने परसेंट से, लेस देन 33% से क्या है, 33 to 50% के बीच में क्या है, तो ये एवरेज मार्क्स कैलकुलेशंस करके दिया गया है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और समझेंगे कि आखिर ये कैसे कैलकुलेट हो सकता है, हम कैसे कर सकते हैं इसको कैलकुलेट। एनेक्सर 4 में देखो टाइमलाइन दिया गया है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमिटी बाय स्कूल टू नोट सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय द स्कूल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इफ चेंज देयर सब्जेक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्क्स फॉर द क्लास 10th from the other board exams, ability of the marks of the class 11th if the student has passed class 11th from any other schools, ये by 23rd जून तक आपको कर देना। फाइनलाइजेशन ऑफ रोड मैप एंड शेड्यूल ऑफ द कमिटी आपको बाई 30 जून तक आपको ये फाइनलाइजेशन कर लेना है। ऑफ रिजल्ट आफ्टर मॉडरेशन चेकिंग बाय स्कूल, अपलोडिंग द मार्क्स बाय बोर्ड बाय 15 जुलाई तक आपको कर लेना है। ये तो स्कूल लेवल पे हो गया। सीबीएसई लेवल पे देखिए प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और प्रीवियस बोर्ड एग्जाम सीबीएसई 28 जून को आपको मार्क्स अवेलेबल करा देगी। एबिलिटी ऑफ पोर्टल फॉर अपलोडिंग मार्क्स 8 जुलाई से पोर्टल अवेलेबल हो जाएगा। डिक्लेरेशन
31 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। स्कूल शुड नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट, तो कहा जा रहा है कि आप टाइम रहते ही अपने काम को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये कंप्लीट टैबुलेशन पॉलिसीज के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया। अब बात आएगी कि हम मार्क्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसके बारे में फर्दर अगले वीडियो में मैं आपसे बात करता हूं और देखता हूं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड आई होप सो आई विल प्रोवाइड यू द एक्सेल शीट ऑल्सो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।